Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's BS Math second semester class and the subject is Calculus 2 and it is the last lecture of Calculus 2. The topic is conic section. Conic section जो है लास्ट लेक्चर भी आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड था और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व की जो इक्वेशन है उनको फाइंड करना सीख रहे थे। तो आज के लेक्चर में भी कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर कुछ और टॉपिक हैं जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व। ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर लिया था और ये क्वेश्चन आज का जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो एक कर्व है and you have to find the equation of tangent and normal at point x is equal to a over 2। अब x is equal to a over 2 सिर्फ हमें गिवन है, पॉइंट हमें गिवन नहीं है और कर्व की इक्वेशन गिवन है। अगर कर्व की इक्वेशन गिवन है और x की वैल्यू गिवन है तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और x y की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें मिलाकर हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। तो x की वैल्यू a/2 जो है इस कर्व में इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पहले तो कर्व का आपने नाम दे दिया दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू दिस व्हेन x इज़ इक्वल टू a/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ f। सिंपली x की जगह पे a/2 पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास वाई स्क्वायर ये वाली चीज़ आई ए क्यूब ओवर 8 माइनस ए वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब क्लियर, ये आराम से आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करके इजीली जो है वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 4 और वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a/2। अब y की दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई। x की एक वैल्यू के लिए हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स हो सकते हैं पॉसिबल जिस पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है और वो पॉइंट्स क्या हैं? वो पॉइंट्स हैं ये a/2 और a/2 माइनस a/2। ये एक नई चीज़ थी जो हम लोगों ने की कि पॉइंट भी आपको खुद फाइंड करना पड़ा। x की वैल्यू गिवन थी, y कोऑर्डिनेट आपको खुद फाइंड करना पड़ा पॉइंट के लिए। अब बाकी का जो प्रोसीजर है वो वैसे ही है जैसे पहले क्वेश्चंस में था, फ़र्क सिर्फ कहाँ पर है, यहाँ। ये देखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। पिछले क्वेश्चन में y अलग एक साइड पे था और डिफ्रेंशिएट करना आसान था, लेकिन इम्प्लिसिट इक्वेशन को भी डिफ्रेंशिएट करना आपने सीखा हुआ है, तो इसलिए आपको कोई मसला नहीं होगा इसको डिफ्रेंशिएट करने में। जस्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx एक साइड पे रख लीजिएगा और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरी साइड पे, बेशक उसमें y की वैल्यू भी इंक्लूडेड हो। तो वो dy/dx की आपने वैल्यू निकालनी है। इस यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये पार्शियल वाली मेथड से किया गया है, लेकिन आपने ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना। आप जो है इसको अपना जो पहले आपका मेथड है उसी से कर लें, क्योंकि ये भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना आपने नहीं सीखा हुआ, आई थिंक सो, किसी भी क्लास में, ठीक है। अगर सीखा हुआ वेल एंड गुड, आप ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं सीखा तो dy/dx वैसे जो सिंपली आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x वो करना है। और उसके बाद जब आपने उसको मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि क्या, ये चीज़ रहने दें, ये और ये अपने मेथड से डिफ्रेंशिएट करना है। बाकी आपका आंसर आप जब देखेंगे आपका आंसर यही आएगा, dy/dx इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy माइनस 2ay और माइनस इधर कॉमन आएगा। अब अगला स्टेप क्या है, dy/dx की वैल्यू फाइंड करना एट द गिवन पॉइंट, मतलब जिस पे आपने टेंजेंट फाइंड की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उस पर x की जगह पे आपने a/2, अभी हम सिर्फ a/2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्चुअली दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, एक इस पॉइंट के लिए और एक दूसरे पॉइंट के लिए, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी मेथड उसका प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। x की जगह पे a/2 पुट करना है और y की जगह पे भी a/2 पुट करना है और उसको
सिंप्लीफाई करके ये आपका आंसर आ गया इज़ इक्वल टू 2। ये क्या है? इट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट a/2 अगर ये टेंजेंट की स्लोप है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? -1/2। ठीक है, वो बाद में फाइंड करेंगे, अभी हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं। पॉइंट है, स्लोप है, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1। ठीक है, ये y1 यहाँ पर a/2 है। y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर? और फिर y माइनस a/2 इज़ इक्वल टू 2x माइनस a, और y माइनस 2x इज़ इक्वल टू माइनस a प्लस a/2। जस्ट सिंप्लीफाई किया है और आंसर आपने जो है इक्वेशन फाइंड कर ली, 4x माइनस 2y माइनस a इज़ इक्वल टू 0। नाउ जैसे मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट इज़ -1/2 है, तो अब नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। ये आपने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड की और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब दूसरा पॉइंट जो क्या था, a/2 और माइनस a/2, सेम प्रोसीजर जो है अब इस पॉइंट के लिए हम रिपीट करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकले। इसमें क्या होगा आपका, जब आपने dy/dx में अब x की जगह पे a/2 और y की जगह पे माइनस a/2 पुट किया, तो आपका जो आंसर है वो आ गया -2। स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लें और नॉर्मल फाइंड कर लें, और अपने जो आंसर्स हैं वो आप इससे टैली कर लीजिएगा, ये गिवन है। क्लियर? इसमें तो आई थिंक सो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, मुश्किल वो था कि अगर आपने पैराबोला और एलिप्स पहले नहीं ये टॉपिक किए हुए कॉनिक सेक्शन वाले, तो उनकी इक्वेशंस, उनकी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी उनको याद करना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वो कर लें क्योंकि अब आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं होना। वैसे तो आई होप सो कि आपने वो सेकेंड ईयर में भी चैप्टर अच्छी तरह से किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप कर लें। और अगर आपको उसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में के थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आप चीज़ है, क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो किससे रिलेटेड होंगे? रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक कर्व है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमारे पास होता है x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, इसका पॉइंट क्या होता है? x y। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स वो क्या होते हैं? r और थीटा। ठीक है, इसमें कर्व किस तरह से हम करते हैं? एक एक्सिस आपका r होता है और एक थीटा होता है, और फिर आप जो है वो कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट से कर्व स्केच करना आपके सिलेबस में मुझे तो नहीं नज़र आया, लेकिन देखते हैं, और आपके पास टाइम भी कम है, ये नहीं करना। जस्ट आपने इनका आपस में जो रिलेशन है ये जो आपके XY कोऑर्डिनेट्स का और पोलर कोऑर्डिनेट्स का पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में जो आपके पास आता है वो आपने सिर्फ करना है। तो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम और R थीटा यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनमें आपस में रिलेशन क्या है? x इज़ इक्वल टू R कोस थीटा होता है, y इज़ इक्वल टू R साइन थीटा होता है। ये रिलेशन है इनमें। ठीक है, वेयर R इज़ इक्वल टू, ये अगर आपके पास R और थीटा गिवन है और आपने XY फाइंड करना है तो ये आप यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास XY गिवन है और आपने R और थीटा फाइंड करना है तो फिर क्या होगा इसका रिलेशन? R इज़ इक्वल टू R स्क्वायर ही लिख देती हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट डालना मुश्किल लगता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x।
अब यानी आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं, आपको रूल्स का पता है। एक चीज़ तो हो गई ये कि x इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, ये कन्वर्ट हो गया। और अब जितने कर्व्स आपने पढ़े हैं यानी सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनकी आपने जो आपके एक्स वाई की फॉर्म में जो इक्वेशंस थी वो याद की हैं। इन सब कर्व्स की पोलर कोऑर्डिनेट में भी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। वो आपने सारी याद तो नहीं करनी, लेकिन मैं आपको एक तरीका करवा दूँगी, उससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि आपका कर्व कैसा है, पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है। वो बाद में आता है, पहले अभी ये हमने चेक कर लिया कि पैरामीट्रिक जो कर्व्स हैं और पोलर कर्व्स हैं उनके आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी जाना सीख लिया और पोलर कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में भी जाना सीख लिया। जस्ट फार्मूलाज हैं आपके पास, उन फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि आपको एक पोलर फॉर्म में कर्व गिवन है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2a। आपने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है। पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने का क्या मतलब है, आपने इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है। एक तो वही है कि आप इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी आर स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर साइन 2a किसके इक्वल है, और फिर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। उसके लिए थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आर स्क्वायर तो गिवन है, इसका मतलब आप आराम से जो है आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कर सकती हैं। लेकिन दूसरी साइड पे आए, दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब थीटा, ये यहाँ पर ये एंगल है गिवन। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें सॉल्व करने के लिए। अब ए स्क्वायर और चीज़ है, आर स्क्वायर और चीज़ है, ठीक है। हमारे पास जो आंसर है वो आर, यानी आर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो जो आर वाला पोर्शन है वो आर है, रेडियस यानी जिसको बोलते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर, ऐसा क्यों किया, ताकि हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ बना सकें। अभी ये सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। दोनों साइड्स को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। r4 इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर आर साइन थीटा आर कोस थीटा, एंड r4 की जगह ये इसकी वैल्यू लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर कोई कांस्टेंट वैल्यू थी उसको ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पर एक्स वाई लिख दिया। तो ये आपका इस कर्व की रेक्टेंगुलर इक्वेशन बन गई, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी। इस सेम ही कर्व्स हैं, लेकिन दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनकी इक्वेशंस ये इस तरह से डिफरेंट है। वही रूल वही यूज़ किया है, क्या है कि x इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा, आर x इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, और y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, ठीक है। और r किसके इक्वल होता है, r का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइटिंग तो बहुत ही गंदी आती है, समझ नहीं जाता, लेकिन चले साथ बोल तो रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है r4 साइन 4 थीटा इज़ इक्वल टू a4। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में ना वैसे तो ये बहुत इजी है कि मसलन जस्ट वो आपने जो कन्वर्जन है उसकी रिलेशन जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, सिर्फ वही आपने यूज़ करना है और वो तो आसान है। मसला कहाँ पर आता है, मसला यहाँ पर आता है कि ये अगर जैसे साइन 4 थीटा है, अब उसको पहले आपको साइन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन थीटा या कोस थीटा, क्योंकि साइन 4 थीटा के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें इसको जो है वो थीटा में लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूलाज थे वो सारे यूज़ करने पड़ेंगे। साइन 4 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। क्यों ये कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें साइन थीटा और कोस थीटा चाहिए, उसके मल्टीपल्स नहीं चाहिए। उसकी पावर्स बेशक आ जाए, उसके मल्टीपल्स ना आए। तो r4 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा लिख लिया। साइन 4 थीटा को हमने अगेन साइन 2 थीटा को भी आपने साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में लाना है। तो ये तो आपका इजीली आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा।
ठीक है, ये 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई होके साइन थीटा, कोस 2 थीटा किसके इक्वल है, कोस 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A4। अब आप चाहे आर से खुद इसको आर को इनके साथ लिख दें, या आप कोस थीटा को एक्स ओवर आर, साइन थीटा को वाई ओवर आर पुट करके सिंप्लीफाई कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि जो क्योंकि R4 हमारे पास मौजूद था, हमने इनके साथ भी आर लगा दिया और आर स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर ले गए, यानी चारों जो आपके आर हैं वो सारे यूटिलाइज हो गए। इस साइड पे A4 रह गया। A4 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ये यहाँ पे वो आर नहीं है, आर के इक्वल नहीं है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। और ये सिंप्लीफाई करके आपके पास ये कर्व इस फॉर्म में आ गया। तो ये दो सेम ही कर्व है, एक पोलर कोऑर्डिनेट में है और एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, टाइम भी है हमारे पास, ठीक है मैं देख लेती हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा का भी हमने फॉर्मूला याद किया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और R4 कर देंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाए और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। और बस ये इक्वेशन आ गई। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के, दोनों ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वाई ओवर एक्स बन जाए इजीली। ठीक हो गया, और ये आपने कन्वर्ट कर दिया। ये इतना ही है। अब इससे अगला टॉपिक क्या है, पोलर इक्वेशंस ऑफ कॉनिक्स। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह आपने रेक्टेंगुलर सिस्टम में इक्वेशन सारी पढ़ी थी कि वाई पैराबोला की क्या इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू, क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला की इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एलिप्स की क्या थी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, और हाइपरबोला में ये दरमियान में माइनस आ जाता है। ये वाली इक्वेशन थी। अब इन सारे, और स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सारी, ये जो चारों कर्व्स हैं, अब ये कर्व्स जो हैं आपके पोलर कोऑर्डिनेट में भी आएंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको पता चल जाना चाहिए रेक्टेंगुलर में कि ये आप इक्वेशन देख के आपको पता चल जाए कि कौन से कर्व की इक्वेशन है। तो इसी तरह पोलर में भी पता चलाया जा सकता है कि ये कौन से कर्व की इक्वेशन है। कैसे, एक फॉर्मूला है L ओवर R इज़ इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा। आपने जो भी आपको कर्व गिवन होगा उसको इस फॉर्म में लाकर देखना है, फिर जो ई की वैल्यू होगी, यानी कोस थीटा के साथ जो वैल्यू होगी ई की, उस वैल्यू को आपने चेक करना है कि क्या वो इज़ इक्वल टू 1 है। अगर 1 है तो पैराबोला हो गया, अगर वो ई से लेस देन 1 है तो वो एलिप्स हो गया, और अगर वो ई से ग्रेटर देन 1 है तो वो हाइपरबोला हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। आइडेंटिफाई एंड स्केच द ग्राफ ऑफ द गिवन पोलर इक्वेशन। R इज़ इक्वल टू 4 ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज 4 ओवर R इज़ इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। आपने इसको किससे कंपेयर करना है, L ओवर R इज़ इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा। इससे कंपेयर करते हुए आपने ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, 1 प्लस कोस थीटा थी ना, तो यानी ई की वैल्यू क्या आई, ई की वैल्यू आपके पास आ गई 1। कंपेयरिंग इट विद एल ओवर आर 1 माइनस ई कोस थीटा, एल इज़ इक्वल टू 4 आ गया, इज़ इक्वल टू 1 आ गया, हेंस द कॉनिक इज़ अ पैराबोला। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज़ A20। अब ये कैसे पता चलेगा कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज़ A20, L इज़ इक्वल टू 4 है, उससे पता चल जाएगा। 4 का क्या मतलब है, प्लस माइनस 2। L जो है वो लेंथ है लेटेस्ट रेक्टम की, वो 4 है, तो इसका मतलब 2 इधर होगा, 2 2 0। इट मीट्स द y एक्सिस एट 0 प्लस माइनस 4। द ओपनिंग ऑफ द कर्व इज़ इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, इट्स ग्राफ इज़ एज शोन।
ये अगर आपने एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला की रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशंस अच्छे से की हैं तो फिर तो आपके लिए क्वेश्चन जो है स्केच करना आसान है। अगर वो अच्छे से नहीं की तो एटलीस्ट आप आधा क्वेश्चन तो सॉल्व करो ना, इसको इक्वेशन को कंपेयर करो और ई की वैल्यू फाइंड करके उसको कंपेयर करके बता दें कि आपका जो कॉनिक है वो आपका पैराबोला है, हाइपरबोला है या एलिप्स है। ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ तो वो नहीं पूछेंगे लेकिन ये पूछ सकते हैं कि वो कैसा कर्व है, तो फिर आप लोग जो है वो इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट एक और कर्व है, r इज इक्वल टू 8/3 माइनस कोस थीटा। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज 8/r इज इक्वल टू 3 माइनस कोस थीटा। इसको आपने लिखना है 1 माइनस 1/3 कोस थीटा। ठीक है, L/r 1 माइनस 1/3 कोस थीटा। अब ई की वैल्यू क्या आई आपके पास? ई की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 विच इज़ लेस देन 1। 1/3 1 से छोटी है तो इसका मतलब ये क्या है? एक एलिप्स है, राइट। और ये जो L है 8/3 ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है। और उसमें आपके पास जो पैराबोला है 4a के इक्वल होता है, लेटेस्ट रेक्टम में 2b² है। ये फार्मूला वो सारे उसमें जो ग्राफ आपको करवाया था उसमें गिवन है, उसकी हेल्प से जो है आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब आपके पास दो टॉपिक आपके सिर्फ रह गए, एक एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। वैसे एरिया फाइंड करना आता है कर्व्स का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में अगर आए, क्या करते हैं उसमें हम लोग? रेक्टेंगुलर अगर आपके पास एरिया आता है तो आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से आपने किया हुआ है एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस, यानी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस, वो इंटीग्रेशन की हेल्प से किया गया है, करवाया हुआ है। इसके अलावा अगर वैसे भी किसी कर्व का एरिया आपने फाइंड करना है तो लिमिट्स अप्लाई करके वो इंटीग्रेशन की हेल्प से ही फाइंड करते हैं। अब है एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है? आपको इसी इक्वेशन से पता चल रहा है कि ये एक एलिप्स है। ठीक है, अगर आपने इसका फाइंड करना हो एरिया इसी कर्व का, अगर आपने एरिया फाइंड, सबसे पहले तो आपको लिमिट्स का पता होना चाहिए। सिमेट्रिक ग्राफ है, ठीक है, चारों साइड्स पे है, यानी यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ इस क्वाड्रेंट में भी है, इस क्वाड्रेंट में भी, यानी चारों क्वाड्रेंट में इक्वल पार्ट उसका मौजूद है। तो जब इस तरह से एरिया आपने निकालना होता है ना, सिमेट्रिकल कर्व होता है, चारों कोऑर्डिनेट्स में होता है, तो उसका एरिया निकालने का तरीका होता है कि आप एक कोऑर्डिनेट का एरिया फाइंड कर लेंगे, यानी कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान को उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसको 0 से a तक आप इसका जो इसका होगा लिमिट, यहाँ से ये मैं आपको समझाती हूँ। ये एलिप्स है ना, एलिप्स की इक्वेशन है x² / a² प्लस y² / b²। इसका मतलब इसके वर्टिसेस क्या है? -a, यहाँ पे ये वाला -a0 और ये वाला a0। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो 0 से a तक आप इसकी लिमिट लेंगे, अंदर वही इक्वेशन रखेंगे, और यानी अंदर वो इक्वेशन ही रखेंगे y इज़ इक्वल टू y एक साइड पे करके, ठीक है, y इज़ इक्वल टू समथिंग जो f(x) आपका कर्व आएगा x की फॉर्म में, उसका आप इंटेग्रल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आप अपना एरिया फाइंड कर लेंगे। लेकिन वो था रेक्टेंगुलर सिस्टम में, ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं इंटीग्रेशन वाला, जो जब चैप्टर किया था आप लोगों ने सेकेंड ईयर में, तब भी किया था। शायद इस तरह का भी क्वेश्चन आया हो, नहीं किया तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि सिमेट्रिकल कर्व का जो है इस तरह से आपने एरिया फाइंड करना है। लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एरिया कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करें। उसके लिए सपोजिशन है x इज़ इक्वल टू a cos थीटा, y इज़ इक्वल टू b sin थीटा। ठीक है, x इज़ इक्वल टू a cos थीटा, y इज़ इक्वल टू b। ये क्या है? एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। x इज़ इक्वल टू a cos थीटा होता है, y इज़ इक्वल टू b sin थीटा होता है। आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स। एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन ये हैं, पैराबोला की क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशन? x इज़ इक्वल टू at² एंड y इज़ इक्वल टू 2at। ठीक है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए
कि कौन से कर्व की कौन सी है। एलिप्स की बता दी है, पैराबोला की बता दी है, स्क्वायर की क्या होती है आर कोस थीटा आर साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। और एक हाइपरबोला की रहेगी, वो भी आपको करवा दूँगी। आर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, डी एक्स किसके इक्वल आया, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा के। लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ 1, देन ए इज़ इक्वल टू 4। ये हमें कहाँ से पता चला कि ये एक एलिप्स है और ये 4 क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल कर्व है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लगा के सिर्फ एक क्वाड्रेंट में उसका वो फाइंड करेंगे। 0 to a y dx, देखें ये फॉर्मूला है आपका किसके लिए, अगर आपने रेक्टेंगुलर में निकालना है। लेकिन अब हम पोलर फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो पोलर फॉर्म में हम लिमिट्स की जगह वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो y की जगह क्या आ जाएगा, b साइन थीटा, dx की जगह आ जाएगा ये जो हमने फाइंड किया माइनस a साइन थीटा d थीटा। और ये लिमिट्स किसकी होती हैं, x की लिमिट होती हैं। व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, थीटा किसके इक्वल आएगा, कोस इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है, π/2 के, ठीक है। ये लिमिट आपकी आ गई। और जब x इज़ इक्वल टू a है, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की हैं, ये सपोजिशन, ये जो आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखी हैं इनकी हेल्प से ये सारा हमने फाइंड किया है। लिमिट अप्लाई की है थीटा की फॉर्म में, जैसे इंटीग्रेशन सपोजिशन से आप करते हैं, ये उसमें हम कर लेते हैं ना, सपोज x इज़ इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर दोनों को सपोज किया, x इज़ इक्वल टू दिस, y इज़ इक्वल टू दिस, और ये सपोजिशन, ये फॉर्मूला है, इसमें ये सपोजिशन आपने कर दी, इसको सॉल्व किया। इंटीग्रेशन अब आपको करनी आती है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये जिस भी बाय वॉल्स फार्मूला क्या आपने नहीं किया हुआ, आप साइन स्क्वायर थीटा की डी थीटा की जो इंटीग्रेशन आपको आती है ना, वो क्या है, 1 माइनस कोस थीटा 2 थीटा ओवर 2। इसको आप पहले मैं इधर लिख देती, याद करवा देती हूँ आपको, वैसे तो इंटीग्रेशन इसी कोर्स का हिस्सा है तो आपको आती ही होगी। ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आपने इसको सेपरेट करके इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय π/2, और ये आपका आंसर आ जाएगा π/AB। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे y को एक साइड पे करके सॉल्व करते तो भी आपका वही आंसर आता, एरिया का π/AB, और ये सॉल्व करके भी वही आंसर आएगा, अब पोलर फॉर्म में करके भी वही आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था कि आपने एरिया जो है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ दिस, और ये पोलर के लिए आया था, तो इसलिए हमें ये करना पड़ा। अगर आपको वैसे आता है करना, आप वैसे सॉल्व कर दें, ठीक है, जैसे आपको आसान लगता है आप उस तरह से सॉल्व कर दें। अगेन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एक कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और इस कर्व ने और एक्स एक्सिस के बाउंडेड बाय है, वेयर एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। अब ये देखो यहाँ पर लिमिट आपको गिवन है, ए से बी तक लिमिट है, और वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर एक्स, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर पोलर में कन्वर्ट करने नहीं किया गया क्योंकि ऊपर कुछ गिवन नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्योंकि आपको एक नई चीज़ सिखानी थी, मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें गिवन नहीं है, ऐसा सच कहा नहीं गया, ये आसान था इसी मेथड से करना। अगर आप पिछला क्वेश्चन इस मेथड से करने की कोशिश करेंगे ना, वाई को एक साइड पे करके और सॉल्व करेंगे, आप देखना आपको इंटीग्रेशन करते हुए सपोजिशन करनी पड़ेगी एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा की, और उसी तरह से आपको सॉल्व करेंगे जैसे किया था। आपकी कैलकुलेशन में कोई आसानी नहीं होगी, चाहे आप उस मेथड से कर लें चाहे इस मेथड से कर लें, मतलब वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, लिमिट अप्लाई करते हैं x की और y dx, एरिया क्या होता है y dx। अब y आपने कर्व में से y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो यहाँ पुट कर देनी है, लिमिट्स लगा दी, इंटीग्रेशन कर दी, लिमिट्स अप्लाई कर दी, और ये आपका आंसर आ गया। अगेन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, लाइन फोकस में से गुजरती हुई लाइन और उसके ऑपोजिट पॉइंट्स को टच करती हुई, ठीक है। तो अब ये बस इसमें जो एरिया फाइंड करने में जो नई चीज़ आपकी आई है वो ये आई है कि आपको कर्व की आइडेंटिफिकेशन करनी है। जैसे यहाँ पर अब ये कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये आपको पता है कि पैराबोला है। अगर पैराबोला है तो ये एक्स इस सिमेट्रिकल होगा, दो साइड पे होगा, या तो एक्स एक्सिस की दो साइड पे होगा या वाई एक्सिस की दोनों साइड पे होगा।
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आपको पता चला कि एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे ये सेम कर्व होगा। हम एक फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 टू a वाई डी एक्स। अब ये मुझे कैसे पता चला कि लिमिट जो है मैंने 0 से a तक लेनी है, यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम से। ये लेटेस्ट रेक्टम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये 0 से a तक जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम की लाइन जो है वो यहाँ तक ही होती है, ए में से गुजरती है तो फोकस में से गुजरती है, और फोकस के कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ से पता चल गया ए है, ठीक है। और ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व, इंटीग्रेशन बाकी तो आप इजीली कर लेंगे, और फिर लिमिट्स पुट करके आप आंसर निकाल दें। एरिया लिखते हुए बेहतर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप यूनिट स्क्वायर आंसर में लिखें, ठीक है। टाइम आपका हो गया है। एक का आपका टॉपिक अभी रहता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है? आर्क लेंथ के लिए फार्मूला है, फार्मूले में जस्ट आपने वैल्यूज पुट करके आर्क लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाय स्ट्रेट लाइन 3y इज इक्वल टू 8x। आर्क लेंथ मैंने आपको जब इंटीग्रेशन करवाई है उसमें भी करवाई है, मुझे याद आ रहा है मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, वो भी आपने अच्छे से करना है, इम्पॉर्टेंट है। डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट, और फिर उसके इंटेग्रल लेते हैं। जिस तरह का कर्व हो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो आर्क लेंथ फाइंड कर लेनी है। जी क्वेश्चन है आपका, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाय स्ट्रेट लाइन 3y इज इक्वल टू 8x। एक पैराबोला है जो एक लाइन से कट हुआ है, आपने उस पैराबोला की उस कटिंग तक जो है वो आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, 3y इज इक्वल टू 8x। इसमें से y की वैल्यू को एलिमिनेट करके इक्वेशन ऑफ लाइन में से पैराबोला की इक्वेशन में पुट करें, फिर आपके पास x की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करके आप x की दो वैल्यूज़ निकालेंगे। एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं, हम इस लाइन के और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि कहाँ पे इस लाइन ने पैराबोला को जो है कहाँ कौन से दो पॉइंट्स पे कट किया, उन पॉइंट के दरमियान में जो है आपने आर्क लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको जो है वो एक में से y की एलिमिनेशन मेथड जो जैसे आपको आसान लगता है आप ऐसे कर सकते हैं। बस आपने यही करना है कि इन दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके, और जब आपके पास एक में इक्वेशन आ जाएगी तो उसको सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। तो अब क्या किया हम लोगों ने, y इज़ इक्वल टू 8x ओवर 3, एलिमिनेट y को किया, यानी y की वैल्यू निकाली, उसमें दूसरे में पुट की, और y एलिमिनेट हो गया, आपकी x में इक्वेशन आ गई, उसको सॉल्व किया और आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन x की दो वैल्यूज़ को हम 2 में पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू 8x ओवर 3, और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकालेंगे, जिससे हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट आया हमारे पास 0 0, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आया 9a ओवर 16 और 3a/2। दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब आपने आर्क लेंथ के फार्मूलाज जो मैंने आपको करवाए थे कि जिस तरह का कर्व होता है उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर y और x की फॉर्म में है, तो आपकी आर्क लेंथ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, और फिर बाद में उसका स्क्वायर रूट लेना है। लेकिन यहाँ पर बजाय इसके कि हम डी वाई बाई डी एक्स को डील करें, हम अगर डी एक्स ओवर डी वाई को डील कर लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंस, तो ज़्यादा सही है। तो इसलिए हम उस तरह से अपना फार्मूला मॉडिफाई करेंगे और चलेंगे। देयरफॉर अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को, जिससे आपके पास आ गया डी एक्स ओवर डी वाई इज़ इक्वल टू वाई ओवर 2a। ये डी वाई बाई डी एक्स को आपने उल्टा दिया, यानी उसके रेसिप्रोकल ले लिया, तो आपके पास आ गया डी एक्स ओवर डी वाई इज़ इक्वल टू वाई ओवर 2a। देयरफॉर डी एस ओवर डी वाई का स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का स्क्वायर। अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख के तो आपने इंटीग्रेशन कर लेनी है।
इंटीग्रेशन में क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डी वाई हम कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर डी वाई है, ठीक है, यहाँ पर डी वाई है, यहाँ पर डी वाई है, तो यहाँ पर भी डी वाई आएगा। जो ये इसकी डी एस ओवर डी वाई की आपने वैल्यू फाइंड की वो यहाँ पर आप लिख देंगे, ये डी एस ओवर डी वाई की वैल्यू वो यहाँ पर लिख देंगे। लिमिट आपकी वाई की आनी है, वाई की लिमिट क्या है, एक कोऑर्डिनेट 0 था, दूसरा कोऑर्डिनेट 3a/2 था, ये आपकी लिमिट्स आ गई। इंटीग्रेशन के लिए जो पुराने फार्मूलाज हमने यूज़ किए हुए थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं हम लोग इसमें, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई और बाद में आपने उस पर लिमिट्स अप्लाई करके अपना आंसर लिख देना है, ठीक है। जस्ट लिमिट अप्लाई की है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट किया है। अगेन एक क्वेश्चन है, शो दैट इन द catenary y is equal to c cos hyperbolic x over c, the length of the arc from the vertex to any point is given by s is equal to, again आपको point c sin hyperbolic x over c given है और आपने जो है वो आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ का वही फॉर्मूला है डी एस ओवर डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे लिए डी वाई बाई डी एक्स को डील करना आसान था ना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आया डी एस ओवर डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिनोमिनेटर में आप x के विद रिस्पेक्ट टू भी चला सकते हैं, y के विद रिस्पेक्ट टू भी चला सकते हैं, बस उसके हिसाब से आपने फार्मूला में चेंजेस करनी है और जस्ट उसमें वैल्यूज़ पुट करके आपने लिमिट अप्लाई इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। ओके जी, आपका कैलकुलस 2 का जो सिलेबस है वो अपनी तरफ से तो मैंने आपको उस सारी चीज़ें अच्छी से करवाई हैं, गाइड भी किया है कि आप अपनी प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के पूछ लिया करें मैसेज करके। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैसेज सीन हो जाता है और मेरी नज़रों से नहीं गुजराता, कोई और मेरा मोबाइल, आपको पता है बच्चे देखते हैं और वो देख लेते हैं, तो या मैं देखकर भूल जाती हूँ, बाद में रिप्लाई कर दूँगी, और तो आप मुझे एक से दूसरी दफ़ा प्लीज़ मैसेज करके पूछ लिया करें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगी, इंशाल्लाह आप करूँगी और मोस्ट वेलकम, आप जब मर्ज़ी पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।